चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो पहली खबर है ये हमारी डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है। भारत दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये हम इसलिए करते हैं कि आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और साथ में जो वेपन्स इंटरऑपरेबिलिटी होती है कि भाई आपके पास कोई विशेष जहाज है वो हम भी चलाना सीखें, हमारे पास कौन सी तकनीक है वो आप भी सीखें। तो इसके लिए भारत का जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये समय समय पे अलग अलग देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है, ये कोंकण शक्ति के बारे में जो न्यूज़ है, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। या इसी को कह सकते हैं कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल या ट्राई सर्विस का मतलब ये है कि इस एक एक्सरसाइज में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने पार्ट लिया। और ये कोंकण शक्ति किसके किसके बीच में हो रही है? भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में। देखिए 1 to 1 हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। लिस्ट नीचे है, मैं दिखाऊंगा कि आर्मी की अलग एक्सरसाइज हो रही है, एयरफोर्स अलग हो रही, नेवी अलग हो रही। लेकिन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और ये हम कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही करते हैं। जैसे इंडिया और यूके के साथ तो हमने देखा कोंकण शक्ति। भारत और यूएसए मिलके करते हैं, इसको कहते हैं टाइगर ट्रायम्फ। ये भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इंडिया और रशिया की जो एक्सरसाइज है ट्राई सर्विस, इसका नाम है इंद्र। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अपने आप में बहुत मैसिव एक्सरसाइज होती हैं और ये हम उन्हीं देशों के साथ करते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो कोंकण शक्ति अभी ये पहली एक्सरसाइज है, ये इसका पहला संस्करण है। यानी इसके पहले हम यूएसए और रशिया के साथ ही ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहे थे। अब इसमें तीसरा नाम जुड़ गया है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का। तो ये पहली एक्सरसाइज हो रही है और ये भारत के जो ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है यहाँ पे हो रही है। क्लियर हो रही बात? रिप्लाई कर दे। यस सर। हम यूके के साथ 1 to 1 एक्सरसाइज पहले से करते आ रहे थे। जैसे नेवी के साथ, नेवी में जो कर रहे थे उसे कोंकण कह रहे थे, एयरफोर्स की इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये 1 to 1 थी। जैसे ये पूरी लिस्ट है, इसको आप पढ़िएगा कि बांग्लादेश के साथ प्रीति कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति है। इसको पढ़ना है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अभी तक हम यूएसए के साथ कर रहे थे जिसका नाम था टाइगर ट्राउम्फ, रशिया के साथ कर रहे थे इसका नाम था इंद्र। अब इसमें तीसरा जो देश आया है ये है यूनाइटेड किंगडम। अगली न्यूज में चलते हैं। भारत ने अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, वो भी सक्सेस रहा। इसको लेके चाइना ने बहुत आपत्ति जताई कि भारत ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। और जब हमने और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में
पोखरण परीक्षण किया था, यानी 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश बने थे, तो हम पर एक सैंक्शन लगाया गया था या एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान कभी कोई ऐसी मिसाइल ना बना पाए जिसमें वो ये अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को, न्यूक्लियर वेपन्स को लगा के कहीं और देश में अटैक कर सके। हेलो, तो ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसका मतलब इसके पहले अग्नि 1, 2, 3, 4 भी आ चुकी होगी। अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज बताई जाती है वो 5,00,000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन चाइना कहता है कि भारत झूठ बताता है, इसकी एक्चुअल रेंज तो 7,000 से 8,000 किलोमीटर की होगी। और इस मिसाइल टेस्ट को लेकर चाइना बहुत नर्वस हो गया, क्योंकि अब इस मिसाइल की रेंज में पूरा पूरा चाइना आ रहा है। तो अग्नि 5 जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब ये जमीन से उठी, फिर ये ऊपर गई, फिर ये ग्रेविटी के दम पे नीचे आ गई, इसे बैलिस्टिक कहते हैं। ये मैंने बताया पिछली क्लास में। और जो बैलिस्टिक मिसाइल Yes, sir. होती है उनकी रेंज सबसे ज्यादा होती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं वॉर हेड। वॉर हेड कहते हैं इसी में हम न्यूक्लियर बम हम कुछ भी रख दे, इसका एक और नाम है पेलोड भी कहते हैं इसे, कि हमें यहाँ पे जो लगाना है वो लगा के दुनिया के देश में लॉन्च कर दे। तो मिसाइल तो नुकसान करेगी, साथ में जो पेलोड है वो भी नुकसान करेगा। तो चाइना का कहना है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी एक्चुअल रेंज तो 7 से 8 हजार है। आप लोग जानते होंगे हमारे देश के मिसाइल मैन का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अग्नि की उड़ान। इंग्लिश में इस किताब को कहते हैं विंग्स ऑफ फायर। असल में इनकी जो किताब में अग्नि है, ये अग्नि इस मिसाइल के बारे में ही है। इन्हें हम हमारे देश का मिसाइल मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ही नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट चला था, इसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रोजेक्ट में 5 मिसाइल बनाई गई, जिनमें से एक मिसाइल थी अग्नि। और आज हम अग्नि के अग्नि 1 लॉन्च कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके, अब 5 में आ चुके हैं। तो ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब ये जमीन से चलती है और जमीन में ही गिरती है। और इसके मूवमेंट की वजह से इसको, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके पेलोड में आप अगर न्यूक्लियर बम लगा देंगे तो ये न्यूक्लियर मिसाइल भी बन जाएगी। तो इसको लेकर दुनिया भर के देश एक तरह से टेंशन में आ गए कि भारत के पास इतनी लंबी मारक क्षमता की मिसाइल है, और वो भी सक्सेसफुली उसने अपना टेस्ट फायर किया।
क्लियर हुई बात? रिप्लाई करें। यस सर। अब जो भी मिसाइल टेस्ट होती हैं, इसके लिए एक जगह हमने तय करके रखी है, इसका नाम है मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ये एक टापू में है, एक आइलैंड में है, जिसका एक्चुअल नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। लेकिन सम्मान में इस टापू को कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये आपको मिलेगा बालासोर जिले में। बालासोर जिला कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा में। यानी मेरे देश की कोई भी मिसाइल टेस्ट होगी तो यहीं से टेस्ट होगी। कमेंट देखो कुछ आ रहे थे, सर टेस्टिंग होती है तो इतनी रेंज को इंडिया के आउट नहीं, ऐसा नहीं। हम पूरी, जैसे मान लीजिए 5,000 किलोमीटर की रेंज है। अब इसको ये तय करने में लग रहा है मान लीजिए 10 मिनट, तो 500 किलोमीटर जाने में कितना लेगी? 1 मिनट लेगी। तो हम इसके फ्रैक्शन वाले हिस्से को टेस्ट करके, इस स्पीड में टेस्ट करके, एक्यूरेसी चेक करके क्लेम कर देते हैं कि ये सक्सेसफुली हुई। और ये होता ही है, दुनिया भर में यही एक स्टैंडर्ड चलता है। नहीं तो कोई 10,000 किलोमीटर की रेंज में चलेगा तो कहाँ लेके जाएगा? उसका मिसाइल कहाँ गिरेगा? किसी और देश की सीमा में गिरेगा। और सब कुछ हम इधर इसलिए करते हैं क्योंकि इधर में हमें मिलता है बे ऑफ बंगाल, और अगर कुछ दाएं बाएं हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो मिसाइल को सीधे जो समंदर है उसमें गिरा सके। तो रेंज ध्यान रखिएगा, अग्नि 1 700 की रेंज है, 2 की 2,000 की, 3 की 2,500 की, 4 की 2,500 की, या उससे ज्यादा। अगली न्यूज में चलते हैं। मोदी जी अभी विदेश यात्रा में निकले हैं। तो पहले गए थे ब्रुनई, वहां से होते हुए अभी वो इटली पहुंच चुके हैं। मतलब उसके पहले रोम गए थे, अब इटली में है। तो यहाँ क्या करने गए थे ये जान लेते हैं। ये पुरानी तस्वीर है, इसको याद मत रखना। मैंने तो तस्वीर उठाई थी। असल में 1992 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो। ये है भारत। हमारे पूर्व में जो देश आते हैं उनको हम मोटे तौर पे कहते हैं आसियान देश। आसियान देश, आसियान जो है उनमें 10 देश आते हैं। तो 1992 की जो हमारी पूर्व की ओर देखो पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, वो सिर्फ आसियान तक थी कि आसियान के देशों से दोस्ती बढ़ाओ, व्यापार करो, इनसे बातचीत करो। इसके आगे हम नहीं सोचते थे। बाद में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। इनकी पॉलिसी में आसियान के साथ साथ और जो देश थे, जैसे एक्स्ट्रा 6 जो देश थे, इनको इनको भी लिया गया और बोला गया हम इन एक्स्ट्रा 6 देशों से भी बात करेंगे, इनसे व्यापार करेंगे, इनके साथ जो अपने रिलेशन है वो मेंटेन करेंगे। तो जब तक हम आसियान पे फोकस किए तो ये हमारी थी लुक ईस्ट पॉलिसी। जब हमने आसियान से आगे बढ़ के
और देशों को जैसे ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, इन सबको लिया। तो ये हमारी पॉलिसी कहलाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये जो ईस्ट एशिया समिट है, इसमें आपको आसियान के 10 देश मिलेंगे। इसके अलावा जापान मिलेगा, साउथ कोरिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना और यूएस। कितने हो गए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक और कोई बच रहा है। टोटल 18 देश आते हैं, इसमें लिखा होगा नीचे, देख लेंगे। तो ईस्ट एशिया समिट में भारत रेगुलर पार्ट लेता है, क्योंकि जरूरी है कि वो अपने पूरब के देशों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखें। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंधों की बात आती है, तो सबसे पहला संबंध होता है इकोनॉमिक, व्यापार वाला। फिर दूसरा संबंध होता है डिफेंस वाला। तो अभी ये समिट हुई, मोदी जी यहाँ पे गए, और इस बार की जो समिट हुई थी, ये हुई थी ब्रुनई में। ब्रुनई आसियान देशों के का एक देश है, काफी छोटा देश है, और यहाँ पे चलती है राजशाही, मनार्की चलती है। तो इस पूरी न्यूज में आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में जानना था। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भारत, आसियान के 10 देश, फिर ये यूएस, चाइना, रशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अपन इंडिया को नहीं गिन रहे थे, इसलिए 17 हो रहे थे वो। तो आपको इस चीज को बस ध्यान रखना है कि ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 कंट्रीज हैं, जिसमें आसियान के 10, और बाकी ये चाइना का पड़ोसी मुल्क रशिया, जापान, जापान का पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड। क्लियर हुआ? रिप्लाई कर दो। Yes, sir. ये नेटवर्क का इशू रहता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगली न्यूज जो है, ये कृषि उड़ान 2.0 स्कीम को लेकर है। उड़ान शब्द आया है, यानी एरोप्लेन की बात हो रही, हवाई सफर की बात हो रही। कृषि लिखा है, तो यहाँ पे कृषि से जुड़े हुए जो उत्पाद है, जो हमारी फसल है, जो अनाज है, सब्जियां हैं, फूल हैं, उनको लेकर कोई स्कीम है। असल में हमारे पास जो सब्जियां होती हैं, जो फूल होते हैं, या जिसे कहें कि हम हॉर्टिकल्चर का जो बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर है, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जैसे एक फूल पौधे से अगर टूटा, तो अगर 24 घंटे में उसका उपयोग नहीं करेंगे तो सूख जाएगा वो। इसी तरह सब्जियां हैं, अगर खेत से निकली है तो 2 दिन 3 दिन के अंदर उपयोग नहीं करेंगे तो बासी हो जाएंगे और कोई खरीदेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि
सारी सब्जियां जो है वो पूरे देश में मिल रही हों। कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो कश्मीर में होते हैं लेकिन बिकते पूरे देश में हैं। कुछ ऐसे हैं जो कन्याकुमारी होते हैं और बिकते पूरे देश में। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है और हमारे पास कोल्ड चेन सप्लाई की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है। तो बहुत सारा हमारा जो फल हैं, सब्जियां हैं वो खराब हो जाते हैं और अल्टीमेटली किसका घाटा होता है? किसान का, फार्मर का, क्योंकि उसने तो मेहनत की थी लेकिन उसको कीमत नहीं मिल पाई। तो सरकार ने कुछ दिन पहले कृषि रेल चलाई थी, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी जिसमें जो सब्जियां थी, फल थे वो जा रहे थे। जब हमने रेल की जगह किसको कर दिया? रेल की जगह हमने एरोप्लेन ला दिया। तो इस स्कीम का नाम हो गया कृषि उड़ान स्कीम, कि हम देश भर के ऐसे एयरपोर्ट्स, ऐसे इलाके जहाँ पे कोई विशेष प्रकार के फल सब्जियां हो रहे हैं, उनकी देश और विदेश में डिमांड्स हैं, तो उनको सरकार ने एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी दी और कृषि उड़ान स्कीम के तहत ये सब्जियां, ये फल फ्रूट, ये फूल पत्तियां एरोप्लेन के माध्यम से एक ही दिन के अंदर कुछ घंटे में देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएंगी और ताजी रहेंगी, अच्छी कीमत मिलेगी और जो खरीदेगा उसको भी ताजी चीज़ मिलेगी और जो बेच रहा है उसको भी अच्छी कीमत मिलेगी और अल्टीमेटली मेरा जो किसान है उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा और हमें इनकी आय को डबल करना है 2022 तक। तो ये जो हमारा लक्ष्य है वो भी हम उसको करीब मतलब उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये एक स्कीम है, इसकी पहले भी स्कीम आई थी। तो बेसिकली इसमें हमने 53 नए एयरपोर्ट्स को जोड़ा है इस स्कीम में। किसको जोड़ा, किसको नहीं जोड़ा वो याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कृषि उड़ान स्कीम में किसान को एरोप्लेन में नहीं बैठा रहे। जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो खराब ना हो जाए, सही कीमत मिले, इसके लिए ये कृषि उड़ान स्कीम 2.0 लॉन्च की गई है। और ये जो तस्वीर है ये सब कुछ बता रही है। मोदी जी हैं यहाँ पे, बता रहे हैं कि आय को दुगना करना है 2022 तक। इसलिए हम किसानों को के जो उत्पाद है उनको एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाने की व्यवस्था, ताकि कृषि उत्पाद नष्ट ना हो। इससे उपभोक्ता को भी सही कीमत मिलेगी और किसान को भी सही कीमत मिलेगी। तो इसके लिए सारा खेल एयरलाइंस का है। तो इसको लॉन्च किया मोदी जी और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया। जैसे लेह, श्रीनगर, नागपुर, नासिक, रांची, बागडोगरा, इन सबको, ये कुछ ऐसे हैं, इस तरह 53 एयरपोर्ट्स में ये सुविधा शुरू की गई है। चलिए रिप्लाई करिए। कोंकण शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारत किसके साथ शुरू किया है उसने? रिप्लाई करो प्रतिभा। यूएसए के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। यूके के साथ हमने अभी शुरू की है कोंकण शक्ति। जापान के साथ नहीं करते, मतलब ट्राई सर्विस नहीं करते। रशिया के साथ जो करते हैं उसका नाम है इंद्र। तो राइट आंसर इज बी, यूके। अभी जो 16वीं ईस्ट एशिया समिट हुई है वो किस देश में हुई थी? ब्रुनई, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चलिए बढ़िया, ब्रुनई में हुई है ना। इसकी राजधानी दार एस सलाम है। सॉरी, इसकी राजधानी है
बंदर ए सिरीवान, मिसाइल क्या होती है? मिसाइल एक अनगाइडेड वेपन है, तो उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। मिसाइल एक गाइडेड वेपन है, उसको पता है कि कहाँ जाना है। मिसाइल एक रुका हुआ खड़ा वेपन है, स्टिल वेपन है। ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। मिसाइल एक गाइडेड वेपन है। मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही हम उसमें उसका जो टारगेट लॉक कर देते हैं, अपने टारगेट में जाके वो हिट करता है। ठीक है, ये मेंस क्वेश्चन, नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके साथ होती है, इसके लिए आपको पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। अग्नि मिसाइल सीरीज के बारे में बताना है, यानी 1 2 3 4 5 के बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। ठीक है, अब अगली क्लास होगी मंडे। कौन सी मंडे? दिवाली के बाद वाला मंडे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल। Thank you, sir.